1947 भारत एक आजाद मुल्क बना। और भारत के साथ ही एक नासूर भी दुनिया को मिला जिसका नाम है पाकिस्तान। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे। 1947 से अलग होने और आजाद होने के बाद से पाकिस्तान ने अब तक हमसे 4 बार प्रॉपर युद्ध किया। और उसके अलावा पिछले 40 दशक से ज्यादा से वो हमारे देश के अंदर अपनी प्रॉक्सीज, अपने टेररिस्ट भेज रहा है और हमारे मासूम लोगों की जान ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेजर LS चौधरी और आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान सिर्फ एक सिंगल एम लेके भारत को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। 4 बार युद्ध हुए, चारों बार पाकिस्तान की पिटाई हुई। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आतंकवादी हमले किए, हमने चुन चुन के मार गिराए वो आतंकवादी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने एयर स्ट्राइक्स करी, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा। अभी पाकिस्तान थोड़ा सा शांत दिखता है, लेकिन बहुत सारे देश पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी यूज करते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकवादियों को भारत में भेज के हमें परेशान करता है, वैसे ही कुछ देश भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को एज प्रॉक्सी यूज करते हैं। तो जहां पाकिस्तान अपने आप को कोई मुल्क समझता होगा, वहां बहुत सारे लोग उसको सिर्फ एक प्यादा, एक मोहरा समझते हैं। दोस्तों, आज की ये स्टोरी में मैं आपको सुनाने वाला हूं ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, कहां पहुंची है और आगे क्या हो सकता है। ये सोचने के लिए हम तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करता हूं मैं आजादी से थोड़ा पहले से। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था। We shall never surrender! ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारे ऊपर, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस पूरे इलाके के ऊपर ब्रिटिशर्स का हुकूमत थी और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को यूज करा। हालांकि हमारा एक सेगमेंट और भी था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमांड में आजाद हिंद फौज, जो जापान की तरफ से ब्रिटिशर्स को लड़ रही थी। We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with its own weapons. आज का फोकस हम ब्रिटिश आर्मी की तरफ रखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत गया। The Union Jack goes up to signalize the taking over by the British troops of their sector of Berlin. The date is July the 6th, 1945. A date the history books will remember. लेकिन उसने टोटली डिवास्टेट कर दिया था, स्पेशली फाइनेंशियली। ब्रिटेन के पास अब बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा था, उसकी सेना भी लुट-पिट चुकी थी, बहुत मार खा चुकी थी और ऐसे में फ्रीडम, इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स बहुत सारे चल रहे थे और उसने ब्रिटिशर्स की नाक में दम किया हुआ था। ब्रिटिशर्स को कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, उनको लगा कि देश को छोड़ देना ही बेहतर है। और तभी मुस्लिम लीग की तरफ से एक डिमांड उठ रही थी कंटिन्यूअस कि भारत को जब आजाद किया जाए तो भारत के 2 हिस्से किए जाए रिलीजियस लाइंस में, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने जिसका नाम हो पाकिस्तान। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे पर जो मुस्लिम लीग ने हंगामा काटा और जो कम्युनल राइट्स हुए, देश का जो माहौल खराब हुआ, उसके बाद उस समय की भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्रिटिश लीडरशिप ने मिलकर एक फैसला लिया कि आजादी 2 हिस्सों में होगी।
भारत के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा बनेगा पाकिस्तान और एक हिस्सा बनेगा हिंदुस्तान। और ऐसे में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, अपनी सेनाएं थी और वेल टू डू थे। उन लोगों के ऊपर यह फैसला छोड़ा गया कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है, या एक अपना इंडिपेंडेंट देश बना के रहना है। ऐसे ही कुछ राज्यों में से एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को एक घिनौना सा देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसके दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। और इनका विभाजन करने के लिए एक बड़े आदमी आए ब्रिटेन से, रेड क्लिफ जी, और रेड क्लिफ जी ने आके एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी नक्शे के ऊपर और बोल दिया कि नक्शे के वेस्ट में है जो पाकिस्तान और जो ईस्ट में है वो हिंदुस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स अभी तक अपना फैसला ले रहे थे और उनकी इनडिसाइसिवनेस बहुत भारी पड़ने वाली थी। जम्मू और कश्मीर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देश था क्योंकि उसके बॉर्डर इंडिया, पाकिस्तान, सोवियत यूनियन और चाइना से जुड़ते थे। और उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा बने। और उसके लिए वो लॉजिक दिया करता था कि क्योंकि वहां की लगभग 80% जो जनसंख्या है, जो जनता थी, वो मुसलमान थी, लेकिन उसके जो रूलर थे वो थे महाराजा हरि सिंह जो कि हिंदू थे। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनका जो इंक्लिनेशन था वो था कि जम्मू और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश बन के रहे। लेकिन वही उनके सबसे फेमस पॉलिटिकल फिगर शेख अब्दुल्ला, वो प्रो इंडिया थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे। और उनके तब के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जब ये पार्टीशन हुआ, इस पार्टीशन में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के गए, चाहे वो भारत से पाकिस्तान में गए हों या पाकिस्तान से भारत में गए हों। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। न जाने कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, न जाने कितने लोगों की गर्दनें काट दी गई, न जाने कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, न जाने कितने बच्चों को जिंदा ही गाड़ दिया गया। और उसके बाद भी कुछ हमारे राजा महाराजा दोनों साइड के इनडिसाइसिव थे, उनको नहीं पता था क्या करना है। और ऐसे ही थे हमारे महाराजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर में प्राइमरीली हिंदू और मुसलमान राजा रहे और ये काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में सिख रूल आया, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही दशक चल पाया। और उसके बाद 1846 में ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद 1947 तक लगभग उनका ही अधिकार रहा और महाराजा हरि सिंह उनके ही एक नॉमिनेटेड मेंबर टाइप, उनके ही एक प्रॉक्सी होके जम्मू एंड कश्मीर पे रूल करते रहे। आजादी के तुरंत बाद ही 24 अगस्त 1947 में मुस्लिम अपराइजिंग हुई, रेबेलियन हुआ पुंछ के इलाके में महाराजा हरि सिंह और उनकी सरकार के खिलाफ। और ऐसे में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए और उन दंगों को रोकने के लिए महाराजा हरि सिंह ने ऑर्डर पास किया कि जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स के पास हथियार हैं उन सबको सरकार सीज करेगी। जब ये चीज चल रही थी और बात हो रही थी कि किसी भी तरीके से दंगों को शांत किया जाए, ऐसे में एक र्यूमर फैलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। और ये र्यूमर फैलाया जाता है कि महाराजा हरि सिंह मुसलमानों के हथियार लेके जो हिंदू हैं उनको आर्म करेगा और हिंदुओं को वो हथियार दे देगा और हिंदू उन हथियारों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारेंगे। और यहां से चीजें और बिगड़ गई, हालात और खराब होने लगे। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया और सितंबर 1947 में उसने ब्लॉकेड लगा दिया कश्मीरी सप्लाईज का। अब यहां मैं आपको बता दूं कि उस समय सर्दियां शुरू होने वाली थी और कश्मीर से दिल्ली को जोड़ने वाले जितने भी रास्ते थे, ऑल वेदर रोड्स, वो सभी पाकिस्तान होके आती थी। जो एक रेल रोड थी वो भी पाकिस्तान होके आती थी और सिर्फ 2 फेयर वेदर रोड्स होती थी जो कश्मीर को डायरेक्टली इंडिया से जोड़ा करती थी। और सर्दियां आने वाली थी, बड़ा मुश्किल था भारतीय सेनाओं के लिए वहां पे पहुंचना। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था और पाकिस्तान जानता था कि भारतीय सेनाओं को कश्मीर में, लद्दाख में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी जिसका वो इस्तेमाल कर सकते थे और वो थी श्रीनगर की महाराजा की एयरफील्ड। एक छोटी एयर स्ट्रिप जिसपे लिमिटेड एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे और बहुत ही छोटी सी एक रनवे थी। पाकिस्तान ने लॉन्च किया अपना मिलिट्री ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कम से कम 5000 कबायलीज, उनके मिलिट्री पर्सनल्स, पठान ट्राइब्स, उनको इकट्ठा करके बारामूला की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कराया और एक दूसरी टुकड़ी भेजी जिसको साउथवर्ड्स जाना था, जो पुंछ के इलाके से होते हुए रजौरी की तरफ जाएगी। और जो बारामूला वाले एक्सिस पे 5000 से ज्यादा जो कबायलीज आए, उनको रास्ता दिया गया था कि बारामूला से निकल के और श्रीनगर तक जाया जाए और श्रीनगर एयरफील्ड को कैप्चर कर लिया जाए, जिससे दे हैव अ फ्री रन और भारत की आर्म फोर्सेस वहां एंटर नहीं कर पाए और पाकिस्तान से लड़ नहीं पाए। ये पूरा मोटिव था कि इस इन्वेजन के थ्रू पूरा जम्मू और कश्मीर कैप्चर कर लिया जाए। कहानी यहां शुरू होती है और उसके बाद
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू एंड कश्मीर आर्म फोर्सेस के चीफ, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आर्मी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जब वो देखते हैं कि कबाइलीज और पाकिस्तानी ये बारामूला में घुस चुके हैं, वो जाते हैं और उरी का रिवर ब्रिज उड़ा देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, जिससे कि उनको होल्ड कर दिया जाए। और ऐसे में जो ये पाकिस्तानी थे, ये बारामूला में चर्च में घुस के नन्स का बलात्कार कर रहे थे। ये वहां के बच्चों, बुजुर्गों, आदमियों को मार रहे थे, जिंदा जला रहे थे, औरतों के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, उनके घरों से सामान, जेवर सब कुछ लूट रहे थे। जब उरी का ब्रिज उड़ गया तो पाकिस्तान उनको पुश करने लगा कि आप जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंचे, लेकिन ऐसे में वो जो पाकिस्तानी थे वो औरतों की इज्जत लूटने में और उनके घरों के सामान लूटने में इतना बिजी थे कि वो अपनी लूट की गाड़ियों को छोड़कर श्रीनगर नहीं जाना चाहते थे। और इसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह द्वारा जो ब्रिज डिस्ट्रॉय किया गया, डिमोलिश किया गया, उसकी वजह से ये डिले हो गई। लेकिन इस टाइम पे कुछ और भी चल रहा था। 24 तारीख को महाराजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की और कहा मुझे बचाओ। पाकिस्तानी इन्वेडर्स को रोकना जम्मू कश्मीर फोर्सेस के बस की बात नहीं थी, और वो जानते थे कि अगर इस हालत में उन्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। नेगोशिएशंस हुए, बातचीत हुई, और 2 दिन बाद 26 तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और ऑफिशियली जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बना। और फर्स्ट सिख की 2 कंपनीज को इमीडिएटली एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पे लैंड कराया गया, और वो वहां पे पहुंच के उन्होंने एरिया सिक्योर करना शुरू किया और ओल्ड एयरफील्ड को सिक्योर किया। उनका प्राइमरी टास्क वही था। और उसके बाद धीरे धीरे 161 ब्रिगेड की और बटालियंस वहां पहुंचने लगी। फर्स्ट सिख पहुंची, फर्स्ट कुमाऊं पहुंची, और एक कंपनी 4 कुमाऊं की भी वहां पहुंची। कबाइलियों को, पाकिस्तानियों को धीरे धीरे पुश करना शुरू किया गया, लेकिन वो ऑलरेडी बडगाम तक पहुंच चुके थे, वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच चुके थे। ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा था। वो बहुत बड़े नंबर्स में थे, हजारों हजार पाकिस्तानी वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, और इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत छोटी सी एक नफरी वहां पे थी। 7 नवंबर का वो दिन था जब बहुत सारे पाकिस्तानी एक इलाका जिसको बोलते हैं शेल्टैंग में पहुंच चुके थे, और अगला उनका पड़ाव श्रीनगर, ओल्ड एयरफील्ड और श्रीनगर टाउन को कैप्चर करने का था। लेकिन तब तक इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पहुंच चुके थे। इन्होंने जाके उन पाकिस्तानियों को घेरा चारों तरफ से, और उस दिन शुरू हुई बैटल ऑफ शेल्टैंग। इंडियन एयरफोर्स के स्पिटफायर ने भी अपना कमाल करके दिखाया और 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों को उस दिन वहां मार गिराया। बाकी जो बचे हुए पाकिस्तानी थे वो अपनी सलवार कमीज पकड़ के भागे पाकिस्तान की तरफ, और भारतीय सेना ने उनको खदेड़ना शुरू किया। एक दिन के अंदर ही 8 तारीख तक उनको बारामूला से बाहर फेंक दिया गया, और 13 तारीख तक उनको उरी के बाहर फेंक दिया गया। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद जाने की जगह ये फैसला लिया कि वो साउथवर्ड्स आएंगे और पुंछ राजौरी एक्सेस जो है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत समय से सीज चल रहा था। वो सीज कंटिन्यू रहा। नवंबर दिसंबर में, सर्दी के मौसम में, जनवरी तक बहुत ज्यादा कोई बैटल्स नहीं हुई। 1948 की गर्मियां आते आते गिलगिट में गिलगिट स्काउट्स ने महाराजा फोर्सेस के खिलाफ रेबेलियन किया। गिलगिट को अपने कंट्रोल में लिया और पाकिस्तानी आर्मी उनके साथ जुड़ी हुई थी। उनको लेके ये बढ़ चले स्कार्दू की तरफ। इनका प्लान था कि ऑपरेशन हैमर मई के महीने में स्कार्दू को टेक ओवर कर लेगा, और उसके बाद 2 एक्सेस में आगे मूव करेंगे। पहली एक्सेस जाएगी साउथवर्ड्स थोड़ा, जो कारगिल, द्रास, मुश्को वैली वाले एरिया से पहुंच के जोजिला पास तक कैप्चर करेगी, और दूसरी एक्सेस पे निकल के ले को कैप्चर किया जाएगा। लेकिन तब तक इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पहुंच चुके थे। बहुत ही मुश्किल रास्तों से, बहुत ही चैलेंजिंग अप्रोच लेके इंडियन आर्म फोर्सेस वहां पहुंच चुकी थी। मई में जब स्कार्दू की लड़ाई शुरू हुई तो जैसा गिलगिट स्काउट्स ने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट, मई तो क्या, अगस्त तक वो स्कार्दू को कैप्चर नहीं कर पाए। ये एक अलग ही एक पूरा टॉपिक और एक पूरी एक स्टोरी है कि किस तरह से स्कार्दू में उनको एक टफ फाइट दी गई, और स्कार्दू फोर्ट से बैठ के किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को महीनों तक धूल चटाते रहे। जब उनके राशंस खत्म हो गए, उनके एमुनिशन खत्म हो गए, एयर ड्रॉप पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद उन तक सप्लाईज नहीं पहुंच पा रही थी, तो किस तरह से उन्होंने दिन में 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाना शुरू किया, और किस तरह लास्ट में 1 रोटी के आपस में टुकड़े बांट के खाना शुरू किया, लेकिन दुश्मन के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। दुश्मन जोजिला तक पहुंच चुका था, और जोजिला से आगे मूव के लिए भारतीय सेनाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और ऐसे में जरूरत थी कोई ब्रेक थ्रू मिलने की, एक इनोवेटिव अप्रोच लेने की, कि जोजिला पे ऊपर बैठा हुआ दुश्मन हमारे ट्रुप्स के किसी भी मूवमेंट को बहुत आसानी से रोक सकता था और परेशान कर सकता था। ऐसे में कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, और उस समय एक जादू का मंत्र लेके पहुंचे मेजर जनरल KS थिमैया, जो बाद में भारत के सेना अध्यक्ष भी बने, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल थिमैया एक बड़ी इनोवेटिव अप्रोच लेके आए। उन्होंने रातों रात मूवमेंट किए 7th लाइट इन्फेंट्री के
टैंक्स को, और वो डिसमेंटल करके उनको मूव करा गया और एक बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री मैन्यूवर में उनको असेंबल करके और जोजिला पास पे चढ़ाया गया। पाकिस्तानी टोटली अनअवेयर थे, उनको कोई उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने आंखें खोली और देखा 11,500 फुट के ऊपर इंडियन आर्मी के टैंक्स खड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों को पेंट बांधने का, सलवार बांधने का टाइम नहीं मिला और वो वहां से सूसू करते हुए भागे। उनको लगा जैसे उनके सामने आके भूत खड़े हो गए। जनरल थिमैया की मार्वलस मिलिट्री थिंकिंग, स्ट्रेटेजी और एक इनोवेटिव अप्रोच, और इस तरीके से वो बैटल इंश्यू हुई और आगे जाके हमने उनको पीछे धकेला और कारगिल, द्रास, मुश्को वैली, लेह का, लद्दाख का पूरा एरिया हम रिकैप्चर कर पाए। लेकिन 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने पीस ब्रोकरेज करी और हमें अपना एडवांस वहां रोकना पड़ा। इंडियन आर्मी उस टाइम पे अपना एडवांस रोकना नहीं चाहती थी। हमें वो मोमेंटम जो चाहिए था वो मिल चुका था। जो इनिशियल हमें, जो लड़ाई में जो भी नुकसान हमें झेलने थे वो हम झेल चुके थे। अब हमारा टाइम था कि हम अपनी वो रीगेन्ड स्ट्रेंथ को, अपने मोमेंटम को हम एक्सप्लॉइट करें और घुस के जाए, पूरा जम्मू कश्मीर वापस लें और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के इलाके भी ले लें। लेकिन जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहा हो, दुनिया भर में हंगामा हो रहा था, देश के अंदर भी हंगामा हो रहा था, और हमारी लीडरशिप ने यूएन रेजोल्यूशन को, यूएन पीस ब्रोकरेज को मानने का फैसला किया। और जहां पे फोर्सेस रुक गए, इंडिया और पाकिस्तान के फोर्स नेक टू नेक रुके हुए थे, उनके बीच की एक लाइन को, इमेजिनरी लाइन को, एक लाइन का नाम दिया गया जिसको बोला CFL या सीज फायर लाइन, जिसको आज की डेट में लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहां पे ना साला कोई लाइन है और ना कोई कंट्रोल है। 1947-48 की इस लड़ाई और पाकिस्तान की पिटाई के बाद पाकिस्तान सुधरा फिर भी नहीं। 1962 में कुछ कारणों से भारत और चीन के बीच में युद्ध, चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, और उस समय पे इंडियन पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उनका फैसला था कि हम नो फॉरवर्ड पॉलिसी पे काम करेंगे, यानी कि बिल्कुल फॉरवर्ड में हम फोर्सेस को, आर्मी को नहीं बिठाएंगे। नतीजा ये हुआ कि चीन ने हमारे ऊपर हमला किया और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. China launched an invasion of the disputed borderlands. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. Just to give you an example, हिमाचल प्रदेश के शुगर सेक्टर में उस जमाने में सिर्फ पंजाब पुलिस की पोस्ट हुआ करती थी, वहां पे आर्मी होती ही नहीं थी। और इन सब चीजों का फायदा उठाया चाइना ने, और चाइना मैसिव नंबर्स में भारत के अंदर घुस गया। उनको भगाने में, उनसे लड़ने में हमें बहुत लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उस परेशानी में कुछ बहुत बड़े बड़े बहादुरी के किस्से भी निकल के आए, जैसे मेजर शैतान सिंह की कहानी। 1947 और 48 की भारत पाक लड़ाई में भी कुछ हीरोज इमर्ज होके आए, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी अपने आप में एक मिसाल है, या ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र की कहानी अपने आप में ही एक मिसाल है। और उसके बाद 62 का वॉर हुआ, जिसमें भारत जो एक देश इन द मेकिंग था, हमारे इतने बड़े देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी जनता को लेके आगे बढ़ना था, बहुत सारे चैलेंजेस से जूझना था, ऐसे में हमारे ऊपर एक वॉर थोपा गया जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ। अभी हम उस नुकसान से उभर ही रहे थे कि 1965 में पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया और भारत के ऊपर हमला किया, लेकिन वो भूल गया था कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो दिखने में छोटे से व्यक्ति थे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी थे। की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। और उनकी लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान से फिर से लड़ाई की। In this area, in 1965, Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. many battles were fought. 9-3 Roger. Uniform target. और जहां पे फिर से उभर के आए कुछ बहुत अच्छे हीरोज, जैसे ब्रिगेडियर डेसमंड ई हेड्स। 3rd बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट ने किस तरीके से जाके लाहौर में बैठ के और वहां पे उनकी बटालियन ने हुक्का पिया या कॉफी पी, ये कहानी तो बच्चे बच्चे को याद है। उसमें फिर से मार खाने के बाद भी पाकिस्तान को सब्र नहीं हुआ और फिर हुआ 1971। एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। आजादी के बाद से पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जब वो बाहर कुछ नहीं कर पा रहा था तो पाकिस्तान अपने बंगाली काउंटर पार्ट्स जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे
उनकी औरतों की इज्जत के साथ खेल रहा था, उनके पुरुषों को मार रहा था, उनके घर में लूट मचा रहा था। और ऐसे में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना इलीगल इमिग्रेंट आ रहा था कि भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा था। भारत ने उसमें भी रेजिस्टेंस अपनाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फिर से हमला किया, जिसका नतीजा हुआ कि एक बहुत ही क्लासिकल 1971 की युद्ध के बाद भारत ने 13 दिन के अंदर एक नया देश बनाया, जिसका नाम है बांग्लादेश। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को छोटा कर दिया। बांग्लादेश बनने के बाद उसका जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही क्लासिकल, जिसमें किस तरीके से एयर मेंटेनेंस यूज करी और किस तरीके से साइकिल के ऊपर आरसीएल गन्स को कैरी करके पाकिस्तान आर्मी को धो डाला गया, और किस तरीके से जनरल अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी और उनके 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पैंट उतार के घुटनों पे बैठ के त्राहिमाम चिल्ला रहे थे। उसके फोटो और जनरल नियाजी की पिस्टल की फोटोज तो आपने जरूर देखे होंगे। 1971 में इतनी जोर की मार खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सुधरने का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया। अर्ली 80s में, लेट 70s में खालिस्तान की जो माइंडसेट वाले लोग थे उनको फ्यूल किया, उनको स्पॉन्सर किया और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जारी रखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, गलत सही की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट एकदम से काफी डाउन हुआ। बहुत सारे पुलिस अधिकारी, बहुत सारे मिलिट्री अधिकारी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और खालिस्तान मूवमेंट को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान वो चुप बैठने वाला नहीं था। उसकी तो पॉलिसी थी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और पाकिस्तान उस पर जारी रहा। पाकिस्तान ने वहां की मिलिटेंसी में हार मानने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को हवा देना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस तो काफी पहले से चल रहा था, 70s से या शायद 60s से ही। पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा था, आइडियोलॉजिकल दे रहा था, ब्रेन वॉशिंग कर रहा था कश्मीरियों की और अपने गरीब भूखे पाकिस्तानियों की, कि वो जाएं और जम्मू कश्मीर के अंदर गंद मचाएं। मिड 80 और लेट 80s तक पाकिस्तान ने बहुत सारे नंबर्स में टेररिस्ट कश्मीर के अंदर भेज दिए और 90s आते आते टेररिज्म अपने पीक पे था। हालात वो थे कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा। अपना कश्मीरी घर, अपने खानदानी पुश्तैनी घर, अपनी जमीनें और कुछ लोगों को अपनी इज्जतें और कुछ को अपनी जाने छोड़ के कश्मीर से जाना पड़ा। अच्छे खासे घरों में रहने वाले लोग, वेल टू डू लोग, किसी का बिजनेस था, किसी के पास कोई नौकरी थी, वो सब करने वाले एक झटके में बेघर हो गए और जाके उन्हें टेंट्स में रहना पड़ा, बारिशों में, पानियों में, बीमारियों से जूझना पड़ा। और उस समय की भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह के निर्देशों के अनुसार एक इनोवेटिव अप्रोच चालू करी और एक फोर्स का गठन किया, जिस फोर्स का नाम है राष्ट्रीय राइफल्स। 1990 में बनने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने कश्मीर में आके जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारा, उसका नतीजा यह था कि पाकिस्तान ने सोचा कि 99 में उसके पास एक और मौका है। जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ एक अमन की आशा चलाई जाए, पाकिस्तान ने फिर से हमारी पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स कर रहे थे और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, वहां जनरल परवेज मुशर्रफ हेलीकॉप्टर से बैठ के कारगिल के इलाके में रेकी कर रहे थे कि फोर्सेस को कहां से घुसाया जाए। और यही हुआ, पाकिस्तान ने फिर से हमारे साथ धोखाधड़ी करी और उसने कारगिल हाइट्स पे, द्रास की हाइट्स पे, बटालिक की हाइट्स पे, मुश्को वैली में अपनी फोर्सेस भेजी। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये एक अनरिटन एक एग्रीमेंट था इंडियन और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में। फौजों को ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड्स में मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमारे सामने धूल के बराबर है। तो पाकिस्तानियों ने बोला कि विंटर वेकेट कर देंगे, हम गड़बड़ नहीं करेंगे, आप भी मत आओ, हम भी नहीं हैं, और समर्स में हम बैठेंगे, अपने एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ये धोखा करा, हमारी विंटर वेकेटेड पोस्ट को आया, उन्होंने डिफेंसेस को टर्न करा और हमारे खिलाफ डिफेंसेस तैयार कर दिए। जब हमारे पहले ट्रूप्स गए और उनको हैवी कैजुअलिटीज सफर करनी पड़ी,
तब जाके हमें पता चला कि पाकिस्तान ने कैसी घिनौनी हरकत की है। हमें बलिदान देने पड़े। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर जैसे बहुत सारे बहादुरों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन कारगिल, द्रास, मुश्को, बटालिक हमने वापस लिया। और पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को, जो वहां पे उनके सोल्जर्स मारे गए, उनकी लाशों को तक लेने से मना कर दिया। और फिर 99 में मार खाने के बाद भी पाकिस्तान को चैन नहीं पड़ा। 2009 में लश्कर तोयबा के थ्रू पाकिस्तान ने मुंबई अटैक्स करवाए, जहां पे बहुत सारे बेगुनाह लोगों की लाशें हमें देखने को मिली। पूरे हिंदुस्तान में एक गुस्सा था, पूरे हिंदुस्तान में एक गुस्से का माहौल था। और खासतौर पे तब जब एक आतंकवादी को हमारे एक पुलिस के बहादुर जवान ने जिंदा पकड़ लिया, मोहम्मद अजमल कसाब, लश्कर तोयबा का पाकिस्तानी टेररिस्ट। उसको हमने पकड़ा और हमने उसको भी फेयर ट्रायल दिया, ये जानते हुए कि किस तरह हमारे बेगुनाह सिविलियंस की वहां पे बॉम्बे में जान गई और किस तरह मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने एक अपनी कहानी हम सबको मोटिवेट करने के लिए छोड़ी। और उसके बाद भी पाकिस्तान रुकने वाला नहीं था। 2019 में पुलवामा हमले किए जाते हैं, हमारे ट्रैवलिंग सीआरपीएफ जवानों को मार डाला जाता है, आईडी एक्सप्लोजन किया जाता है। और उसके बाद भारत सरकार एक डिसीजन लेती है और सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान को उसके घर में घुस के झापड़ मारा जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता। और 2025 में पाकिस्तान फिर से टीआरएफ का प्रॉक्सी यूज करके हमारे बेगुनाह टूरिस्ट को पहलगाम में मारता है। लेकिन भारत अब भी चुप बैठने वाला नहीं था। भारत करता है ऑपरेशन सिंदूर। और पाकिस्तान के घर में घुस के पहले पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठोका जाता है। उसके बाद जब पाकिस्तान तुर्की, चीन से मदद लेके भारत में ड्रोन अटैक्स करता है, भारत के एयर स्पेस को वायलेट करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर को क्रॉस करता है, उसके बाद हम पाकिस्तान में डिसाइसिव स्ट्राइक्स करते हैं। और हम पाकिस्तान को वहां हिट करते हैं जहां उसको बहुत तेज दर्द होता है। पाकिस्तान जिस तरह का देश है कि ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के बाद भी आसिम मुनीर को जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, जो कि एक्चुअली एक फील्ड मार्शल है, लेकिन फील्ड मार्शल बन जाता है, खुद ही अपने आप को बना लेता है। तो पाकिस्तान जिस तरह का देश है, मैं बहुत विश्वास रखता हूं कि पाकिस्तान फिर से कुछ गंदगी मचाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को जिस तरीके से अपने इक्विपमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी टाइप यूज करा, और सेम कार्रवाई तुर्की ने भी करी। और उसके बाद जिस तरह का रंग अमेरिका ने दिखाया है, ट्रंप बाबू ने दिखाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान फिर से कोई गंद मचाने की कोशिश करेगा भारत के अंदर। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे बताना, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो क्या अच्छा नहीं लगा वो भी मुझे जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1947-48 की जो वॉर हुई उसकी कुछ स्पेसिफिक बैटल्स, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा की बैटल या बैटल ऑफ शैलटेंग हुई, या जिस तरीके से स्कार्दू की बैटल हुई जो कि अपने आप में एक लेजेंड है, या जिस तरीके से नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के दांत तोड़े कि एक ब्रिगेडियर साहब को मारने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्टिगन्स लगा दी। अगर ये बैटल्स आप सुनना चाहते हो, या 1962 के मेजर शैतान सिंह की कहानी आप सुनना चाहते हो, वो लेजेंड जो हर भारतीय वासी के दिल के अंदर खून को उबाल दे, अगर आप ये जानना चाहते हो कि 1971 में किस तरीके से हमने एक पूरा जो देश है बांग्लादेश, उसको किस तरीके से चारों तरफ से घेर के और पाकिस्तानियों को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया था, और किस तरह सर झुका के 93,000 पाकिस्तानी जनरल अरोड़ा के सामने खड़े हुए थे कि साहब हमने पेंट भी उतार दिया है। अगर आप वो कहानी सुनना चाहते हो, या आप ये कहानी सुनना चाहते हो कि किस तरह कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने, जहां चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था और एमएमजी का फायर आ रहा था, किस तरीके से उसने एक 21-22 साल के लड़के ने बोला कि पहले मेरा देश सलामत रहे, उसके बाद दुनिया को देखूंगा, या किस तरीके से कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा कि दिल मांगे मोर, या किस तरह कैप्टन अनुज नैयर ने कहा कि सर मजा नहीं आ रहा तो इसको खींच लूं पाकिस्तानी को। अगर ऐसी स्टोरीज आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने आज 47-48 की लड़ाई का एक ओवरव्यू ब्रॉड आपको आउटलाइन बताया, उस तरीके से मैं 65 वॉर या 71 वॉर की स्टोरी या कारगिल वॉर की स्टोरी बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। आप लोग जो कमेंट्स करते हो उससे मुझे बहुत फायदा होता है, मुझे आगे डायरेक्शन मिलता है कि मैं आपके लिए कैसा वीडियो बनाऊं। तो आप जरूर इस पे कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।